ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो हम लोग लास्ट क्लास में बच्चों दूरदर्शी पढ़ रहे थे। इसके पहले मैंने आपको बताया दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एक मैंने आपको पढ़ाया सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर मैंने आपको पढ़ाया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दो बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपकी कॉपी में होंगे, आप लोग चेक कर लीजिए। आप लोगों ने जहाँ लिखे हैं दोनों बहुत अच्छे डेरिवेशन थे। और उसके बाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं दूरदर्शी, ठीक है ना। दूरदर्शी का मतलब मैंने बताया था टेलीस्कोप, जिससे दूर की चीज़ों को देखा जाता है ना। माइक्रोस्कोप अभी तक था जिससे सूक्ष्म चीज़ों को देखा जाता है। अब दूरदर्शी है जिसमें दूर की चीज़ों को देखा जाता है, मतलब जो दूर की चीज़ें होती हैं जैसे तारे हो गए, ग्रह नक्षत्र हो गए, ये हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? छोटे। तो हमको इनको देखने के लिए आवर्धित करना पड़ता है। तो दूर की चीज़ों को आवर्धित करने के लिए जिस दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं उसे हम खगोलीय दूरदर्शी बोलते हैं या आकाशीय दूरदर्शी बोलते हैं। आपके सिलेबस में दो प्रकार के दूरदर्शी हैं, एक तो यही खगोलीय और दूसरा जो है जिसका नाम है पार्थिव। क्या नाम है? पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी का मतलब वही दूरबीन जो सिंपल आप लोग इस्तेमाल करते हैं, दूरबीन होती है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी पहले हम बात कर लेते हैं खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी, सिंपल टेलीस्कोप, ठीक है ना। जो बड़े पुंगी वाला टेलीस्कोप तारों वगैरह को देखने के लिए या जो लैब वगैरह में वेधशाला जो होती हैं उनमें रखा जाता है ना। तो देखिए इसमें करना क्या है। इसमें देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा एक एजम्पशन ये है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर किरणें समानांतर हैं, किरणें क्या हैं, तो वो फोकस पे आके मिलती हैं। किस पे आके मिलती हैं? फोकस पे आके मिलती हैं। किसके समानांतर? मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर। बट आप देखिए यहाँ पर क्या है, वो बजने दो, इधर ध्यान दो। मुख अक्ष के समानांतर है तो फोकस पे आकर के मिलती हैं, परंतु यहाँ पर किरणें आपस में तो समानांतर हैं, परंतु ये मुख अक्ष के समानांतर नहीं है। आपस में तो समानांतर है, मुख अक्ष के समानांतर नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये किरणें आपस में तो समानांतर आपने ली हैं, मगर मुख अक्ष के समानांतर क्यों नहीं ली है? क्योंकि जो आपकी वस्तु है वो इसके आसपास नहीं रखी है, बहुत दूर रखी है। कहाँ रखी? बहुत दूर। और इतनी भी दूर नहीं रखी है कि अनंत पे रखी है, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें क्या होती हैं? समानांतर। तो हालांकि समांतर तो ये भी हैं, मगर इस लेंस के जो एरिया होता है उस एरिया के अंदर नहीं है। जैसे कोई ग्रह आप देख रहे हो, समझ में आया ना, तो वहाँ से आने वाली किरणें जो होंगी इस तरीके से होंगी। अब याद रखना कि अगर देखो क्या हो रहा था, जब किरणें मुख अक्ष के समानांतर थी तो आकाश के कहाँ पे मिल रही थी? फोकस पे। बोलो हाँ है ना। फोकस से जाने वाला एक ब्लेड यहाँ लगा दो, ब्लेड यानी पेपर लगा दो, तो फोकस से जाने वाला तल क्या कहलाता है? फोकस तल। क्या कहलाता है? फोकस तल। अब थोड़ा सा अगर इन रेस को आप उठा दो, ये कर दो, तो ये हो गई, ये हो गई। अब भैया इस पॉइंट पे तो नहीं मिल पाएंगी क्योंकि रेज ऊपर है, तो ऊपर नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा कहाँ मिलेंगी? नीचे। तो नीचे मिलेंगी क्योंकि अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद जो है रेज यहाँ पे ये मुड़ गई इधर पे, तो ये यहाँ पर आकर के मिल गई। मतलब ये जो किरणें हैं ये फोकस बिंदु पर ना मिल करके फोकस तल पर मिलती हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो परिस्थितियां बनेंगी, दो परिस्थितियों के दो अलग अलग चित्र बनेंगे। यहाँ पर मैंने एक चित्र आपके सामने बना दिया है, हमेशा के जैसे दो परिस्थितियां। पहली परिस्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? कैपिटल डी पर, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना बच्चों। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या कंसेप्ट देगा? देखिए यहाँ पे ये वस्तु चली यहाँ से ए बी, ये बहुत बड़ी वस्तु है, इस पर मत जाइएगा, ये बहुत बड़ी वस्तु है। मैंने इससे चलने वाली केवल दो किरणों को लिया है जिसका मुझे प्रतिबिंब बनाना है, जिसका मुझे प्रतिबिंब बनाना है। मैंने दो किरणों को ले लिया, या इसी को आप ए मान लो, इसी को आप बी मान लो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से वस्तु चली तो देखिए सबसे पहला अभिदृश्यक लेंस पर बनाया गया दर्शन कोण कितना होगा? अल्फा। वस्तु द्वारा अभिदृश्यक लेंस पर बनाया गया कोण क्या होता है? अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? अल्फा होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए ये दोनों रेस कहाँ पर आ गई? इस बिंदु पर बी डैश ए डैश, तो ए बी का प्रतिबिंब क्या बन गया? बी डैश ए डैश। समझ में आया? ये एक तरीके से मध्यवर्ती प्रतिबिंब है जो बीच का बंदर के जैसे काम करेगा हमारा फायदा उठाने के लिए। तो ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया। अब देखिए बी डैश ए डैश जो है, इस बी डैश ए डैश को हम कुछ इस तरीके से सेट करते हैं कि जो नेत्रिका लेंस है वो नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आए।
फोकस यहाँ कहीं पर होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं पर फोकस है, फोकस क्या बोलेंगे भैया, एफ ई, क्या बोलेंगे इसको, एफ ई, फोकस प्रकाशिक केंद्र का है ना। तो एफ ई पर आए, हम ऐसे लेंस को सेट करते हैं कि इसके और इसके बीच में आए। तो आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु होती है तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और आवर्धित, आभासी और आवर्धित। तो एक किरण तो सीधी निकल जाएगी इसकी, हाँ है ना, दूसरी किरण इधर से निकलेगी, ये वाला फोकस जो कहलाएगा ये भी एफ ही कहलाएगा, क्योंकि सबको पता है दो फोकस होते हैं, एक द्वितीय मुख्य फोकस, एक प्रथम मुख्य फोकस। हाँ जी, तो चलिए, हालांकि मेन वाला तो यही माना जाएगा, है ना। तो ये देखिए किरणों को पीछे बढ़ाया तो ये आपके पास फाइनली आवर्धित प्रतिबिंब मिलेगा, और यहाँ से लेके इसकी दूरी कितनी होगी, डी, क्योंकि हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो दूसरा जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अर्थात डी पर बना है। बोलो आ गया समझ में ना। अब आइए करते हैं आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता मैंने बताया था, प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बते वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण इक्वल टू कितना होता है, बीटा अपॉन अल्फा। कोण बहुत छोटे होते हैं इसलिए बीटा को 10 बीटा मान लेते हैं और अल्फा को 10 अल्फा। 10 बीटा, देखिए भैया 10 बीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब दिख रहा है ए डैश बी डैश, और आधार बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना बी, हाँ। और देखिए नीचे यहाँ पे m इधर साइड चाहिए, क्योंकि इधर वस्तु का अता पता है नहीं, इधर प्रतिबिंब का तो अता पता है। तो अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, बी डैश ए डैश, और आधार कितना, ओ बी डैश, ओ बी डैश। ए डैश बी डैश से ए बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसिल। सबसे ऊपर कौन आ गया, ओ बी डैश, नीचे क्या आ गया, बी ई, नीचे क्या आ गया, बी ई, ओ बी डैश। ध्यान से देखो, ओ बी डैश, भाई फोकल तल है ना, ये फोकल तल है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी दूरी होगी फोकस दूरी ही तो होगी, क्योंकि फोकस तल फोकस दूरी से ही तो समेट के जाएगा। तो ओ बी डैश की दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी पॉजिटिव, क्योंकि दाएं तरफ है। बोलो हाँ, तो प्लस एफ ई, हाँ प्लस एफ ओ। बोलो क्लियर हुआ। अब इसके बाद बी ई, ध्यान से देखो, ये है बी, बी डैश ई, सॉरी बी डैश ई होगा ये, कि बी ई होगा, बी डैश ई होगा ना, ये बी डैश ई। तो देखिए भैया बी डैश ई, बी डैश साथ में ई, बी डैश है और साथ में ई है ना, बी डैश ई। बताइए ये यू ई है कि नहीं है भैया, इसके लिए वस्तु है ना ये, तो इसके लिए तो ये वस्तु है, तो ये यू ई है कि नहीं है। और साथ ही साथ नेगेटिव है तो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके एफ ओ अपॉन यू ई, समझ में आया, माइनस यू ई। तो मेन फॉर्मूला जो बना बेटा आपका आवर्धन का वो बन गया कितना, एफ ओ अपॉन यू ई। बोलिए हाँ या ना, वो भी माइनस का है ना, एफ ओ अपॉन यू ई, ये आ गया है आवर्धन, ठीक है ना। अब देखिए बट ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमको अभिदर्शक लेंस यू ई के सामने वस्तु कहाँ पर मिल रही है वो पता नहीं है, वो तो एक काल्पनिक चीज़ है ना। तो ये हमको यहाँ पे पता नहीं है। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दो केस बनाएंगे इसमें, जैसे पहले बनाते थे वही, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है ना। तो आइए पहला केस लेते हैं, स्थिति नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, डी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब डी, डी को आप ऐसे डी मत लिखना, किताब में परीक्षा में लिखना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जगह बहुत लिखा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो भैया लेंस का समीकरण क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका मतलब इंग्लिश में आई पीस, क्या बोलते हैं, आई पीस। तो देखिए नेत्रिका लेंस के लिए सॉल्व कर दो, तो यहाँ भी ई एफ ई, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 1/f ई, ओके 1/v। देखो इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, डी पर बन रहा कि नहीं बन रहा, डी दाएं है कि बाएं है, बाएं है, तो माइनस डी, हाँ या ना। और माइनस 1/u, तो u भी तो नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बोलो यस और नो। अब ये इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1/f 1/u को आगे ले आओ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 1/d पीछे हो गया, हाँ या ना। ओके 1/u निकाल लो, क्योंकि अभी में मैंने बताया था कि एक्चुअली ये क्या है, ये है एफ ओ इंटू 1/ कितना, u, एफ ओ इंटू 1/u है ये। हमको 1/u का पता नहीं है, तो हम 1/u का मान पता कर लेते हैं। तो 1/u का मान पता कर लिया, तो 1/f प्लस 1/d हो गया। ये हो गया क्या, 1/u, क्या हो गया 1/u। समझ में आया, अज्ञात राशि थी ना बेटा, 1/u अज्ञात राशि है भाई। बाकी तो फोकस होकर लेंस हमारा है, तो हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, मगर 1/u तो एक मध्यवर्ती चीज़ है, तो उसका कोई अता पता नहीं रहेगा। बोलो हाँ या ना।
चलिए तो बेटा यहाँ पे आ गया 1/UE। आप देखिए 1/UE का मान कितना आया है, 1/FE प्लस 1/D। समीकरण 1 नंबर को पकड़िए। समीकरण 1 क्या है, माइनस FO इंटू 1/UE। तो माइनस FO मल्टीप्लाई बाई 1/UE का मान 1/FE प्लस 1/D। सो माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। अरे कैसे हो गया, ये है, बोलो माइनस FO है, हाँ या ना। यहाँ से FE कॉमन ले लो, क्या ले लो, FE कॉमन। FE आपने कॉमन लिया तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, बोलो हाँ या ना। किसी से जबरदस्ती कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो D के नीचे FE का डिवाइड करोगे तो पलटी मार के FE कहाँ आएगा, ऊपर। तो 1 प्लस FE अपॉन D, ये बन गया आवर्धन क्षमता का सूत्र जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो रहा है। समझ में आया। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, आप डायग्राम से देखिए, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने के लिए ये जो बिंदु है ये फोकस बिंदु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब जिसको आप UE चिल्ला रहे थे वही क्या होगा, FE। जो UE होगा वही क्या होगा, FE। तो कंडीशन बना दीजिए कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो यहां पर UE इक्वल टू कितना हो जाएगा, FE। तो जहां पर FO अपॉन UE था, देख लो माइनस FO अपॉन UE था ना, था कि नहीं था। तो माइनस FO अपॉन UE की जगह माइनस FO अपॉन कितना हो गया, FE। तो ये बन गया अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता। ध्यान से देखिए, अंतिम प्रतिबिंब सीधा बन रहा कि उल्टा बन रहा, उल्टा। इसलिए हर बार आवर्धन देखो, पहला भी निगेटिव आया है और दूसरा भी निगेटिव ही आएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से, अच्छा इसमें कभी कभी एक चीज और पूछ ली जाती है, दूरदर्शी नलिका की लंबाई। दूरदर्शी नलिका की लंबाई तो कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बेटा, वो जो आपने देखा होगा उसमें पुंगी में अपन डाल करके लेंस को आगे पीछे करते हैं, तो वो जितनी लंबी पुंगी होती है ना उसी को लंबाई बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, लंबाई। तो वो लंबाई क्या होती है, दोनों लेंस के बीच की दूरी, इसकी और इसके बीच की क्या है, दूरी ही तो है। बोलो हाँ या ना। अब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, FO, और ये वाली दूरी कितनी है, UE, है कि नहीं है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के केस के लिए L बराबर FO प्लस क्या, UE। अब याद रखना UE यहां नेगेटिव मत ले लेना, हमेशा क्या लेना, पॉजिटिव। इसलिए मॉड लगा लो, क्योंकि लंबाई जुड़ती हैं। लंबाई क्या होती है, जुड़ती हैं। अभी वहां पे ऑप्टिक्स नहीं लगेगी कि इधर का प्लस और इधर का माइनस कर दिया, नहीं। LO प्लस कितना हो गया, UE हो गया। अच्छा दूसरा, अगर यही प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उस समय इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी नलिका की, FO प्लस FE, FO प्लस FE। क्योंकि ये बिंदु जो UE है यही तो FE कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अरे अनंत पर प्रतिबिंब बनने के लिए ये फोकल लेंथ के बराबर होगा कि नहीं होगा, तभी तो यहां तक का हो गया FO और यहां तक का कितना, FE। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, FO प्लस FE। क्लियर हो गया। FE और UE बराबर है, हाँ UE का नहीं, FE और UE बराबर नहीं है। UE का विशेष केस है UE बराबर FE। मतलब UE को सेट करते 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 लेंस को आपने ऐसा एडजस्ट किया कि जो आपका ये वाली चीज बन रही थी वो इसके फोकस पर आ गई। तो फोकस पर आने पर अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। समझ में आया ना। तो UE इज इक्वल टू FE हो गया, UE इज इक्वल टू क्या हो गया, FE हो गया। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। तो इस डेरिवेशन को बड़े अच्छे से नोट कीजिए, इसको बनाइए, यही है और इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2 डेरिवेशन मुख्य रूप से आते हैं हर साल अदल बदल करके, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, या तो ये, बस इन्हीं दोनों में ये लोग खेलते रहते हैं। एक साल ये दे देंगे, एक साल ये दे देंगे, ठीक है ना। बाकी सरल सूक्ष्मदर्शी उतना नहीं आता है। पार्थिव में आपको पढ़ाऊंगा, पार्थिव भी ना के बराबर आता है, मगर ये दोनों बहुत आते हैं, नोट करिए इसको। हेलो।